बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला वला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वेलकम टू सियासी शतरंज। मैं हूं तलाज। तो ये प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बताऊं, आज 15 रमज़ान है, बहुत बड़ा दिन है, यौम विलादत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े नवासे इमाम हसन अल मुज्तबा अलैहिस्सलाम का। यकीनन बड़ी शान वाले हैं अहले बैत। मैं आगाज़ में इससे पहले कि सियासी मुआशी बात करूँ, माशरत की बात करूँ, दीन की बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपके सामने रखने जा रहा हूँ। बहुत ज़रूरी है हर मुसलमान के लिए समझना। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आका दो जहाँ रहमतुल लिल आलमीन का फरमान आली शान है। वो कहते हैं कि क़यामत के रोज़ मैं ऐसे लोगों की शिफात करूँगा जिन्होंने पूरी ज़िंदगी गुनाह कमाए, लेकिन उनके अंदर खासियत होगी, एक खासियत ये होगी कि वो दिलो ज़ुबान से मेरे अहले बैत के आशिक व ग़ुलाम होंगे। उन्होंने मेरे अहले बैत की हाजत पूरी की होगी, उन्होंने मेरे अहले बैत से मेरी मुरव्वत रखी होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमान आली शान है कि वो शख्स जिसने पूरी ज़िंदगी मकाम इब्राहिमी पर इबादत की लेकिन मेरे अहले बैत से बुग़्ज़ रखा, वो जन्नत क्या, जन्नत की खुशबू भी सूंघ नहीं पाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों कि अपने दिल में रोज़ाना अपने आप को याद दिलाया करें कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत, उनके प्यारे घराने के आशिक व ग़ुलाम हैं और हमेशा रहेंगे। अब प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, बात करते हैं कुछ सियासत की। तो हम जानते हैं मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है जिसे हम PDM-2 कहते हैं। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब का आज एक बड़ा कमाल स्टेटमेंट है। वो फरमाते हैं नून को अपनी सियासी मीरास हासिल करनी होगी। इस स्टेटमेंट से वाज़ेह हो जाता है कि नून लीग अपनी सियासी मीरास खो चुका है मुकम्मल तौर पे। अब नून लीग जिस मकाम पे खड़ी है, बड़ी मुश्किलात हैं उसके लिए, और नून लीग को रिकवर करना होगा। शहबाज शरीफ साहब एक तकरीब से फरमाते हैं, वो कहते हैं IMF ने तो नहीं रोका कि हम ज़राअत ना करें, हम IT ना करें। यकीनन ये सोचने की ज़रूरत है कि वो कौन सी पॉलिसियाँ हैं जो हुक्मरानों ने पिछले 76 सालों में बनाई हैं जिससे ज़राअत तरक्की नहीं कर रही, IT का शोबा तरक्की नहीं कर रहा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ना होने के बराबर है। हम अपना बीज तक नहीं बनाते हैं, छोड़ दीजिए बाकी चीज़ें। तो यकीनन आज हम IMF के ऊपर उंगलियां तो उठा रहे हैं, पर कोताहियाँ, कमियाँ, गलतियाँ हमारे अंदर हैं। हमें अपने सीने के अंदर झांकना होगा कि हमने क्या कुछ नहीं किया। लेकिन नून लीग की बात हो रही है तो नून लीग के अंदर इख्तलाफ दर इख्तलाफ पैदा होते जा रहे हैं। जो लेटेस्ट इख्तलाफ पैदा हुआ है वो हनीफ अब्बासी साहब ने इंटरव्यू में हमला किया है ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर। ख्वाजा आसिफ जो पहले ही सॉफ्टवेयर अपडेट का शिकार हो चुके हैं, जिन्होंने कहा था कि हम तहरीक के जरिए इमरान खान, कमर जावेद बाजवा, फैज़ हमीद को असेंबली में लेकर आएंगे, पार्लियामेंट में लेकर आएंगे, सवाल उनसे पूछेंगे, और फिर वो बैक ऑफ हो गए स्टेटमेंट के ऊपर कि लोग मुझसे नाराज हो रहे हैं इसलिए आई एम बैकिंग ऑफ। तो सॉफ्टवेयर अपडेट उनका भी हुआ था, नवाज शरीफ का भी हुआ था। अब हनीफ अब्बासी साहब का देखते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाता है या नहीं। लेकिन एक बात तो वाज़ेह है, पार्टी के अंदर एक दूसरे के साथ इख्तलाफात खोलकर सामने आ रहे हैं। हनीफ अब्बासी साहब कहते हैं कि पहले कहा जाता था कि बाजवा साहब ने व्हाट्सएप के ऊपर इलेक्शन जितवाया, उस वक्त तो बाजवा साहब बड़े अच्छे थे, आज बाजवा साहब उनको बहुत बुरे लग रहे हैं। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि नून लीग के ही साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी मैदान में उतर आते हैं। वो स्टेटमेंट देते हैं बाजवा साहब और फैज साहब के हक में। वो कहते हैं बाजवा साहब, फैज साहब ने कुछ किया है तो आप सबूत लेकर आइए, अदालत का दरवाजा खटखटाइए। ये कोई तरीका नहीं है कि इस तरह आप बातें करते हैं। और ये भी शाहिद खाकान अब्बासी साहब की बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है क्योंकि उनके साथ नैब ने किया कुछ इतना है। वो कहते हैं कि हम एहतसाब की बात तो करते हैं लेकिन एहतसाब की नीयत नहीं है हमारी, इसलिए नैब शैब ये एंटी करप्शन बंद करें। ये सब करप्शन बढ़ाने का काम करते हैं, करप्शन घटाने का नहीं। लेकिन अब बात हो रही है नून लीग की, तो हम ये भी जानते हैं कि नून लीग की कारकर्दगी तो 2 मिनट के लिए साइड पर रखिए। पिछले 2 दिनों से जो नून लीग की खबरें गर्दिश कर रही हैं, कभी हम देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब के पसंदीदा ब्यूरोक्रेट मौजूदा वजीर हैं अहद चीमा, अपने बच्चों की स्कूल फीस माफ कराने के लिए तहस नहस कर देते हैं HSN को, बड़े से बड़े दरवाजा खटखटाते हैं। वो पूरे कौम के बच्चों की फीस कम कराने की बात नहीं कर रहे हैं, वो अपने बच्चों की पाकिस्तान के एक बहुत बड़े स्कूल, नामवर तरीन स्कूल की फीस माफ कराने की बात कर रहे हैं। तो ये मुझे बड़ा अफसोस होता है। फिर मैं देखता हूँ उज़मा कारदार साहिबा स्विमिंग कर रही होती हैं और उनके जेवर चोरी हो जाते हैं, पुलिस की फुर्तियां लग जाती है और ये नेशनल न्यूज़ बन जाती है, नेशनल TV पर चलती है। मुझे यकीन नहीं आता। खैर, अल्लाह रहम करे हमारे ऊपर। फिर मैं ये देखता हूँ कि एक नून लीग का MPA को रोका जाता है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, काले शीशे थे उसकी गाड़ी के, तो वो MPA चढ़ दौड़ता है पुलिस वाले के ऊपर, कहता है माफ़ी मांगो। वो वीडियो आज इस वक्त वायरल है और ये सोचने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त न्यूज़ चल रही है, जो वीडियोज़ वायरल हो रही हैं, जिन खबरों को इंपॉर्टेंस दी जा रही है, क्या वो मुल्क को कौम के मफाद में है, वसी तर मफाद में। वो जो कहते थे
कि रियासत की खातिर सियासत कुर्बान कर दी। कहाँ है वो सियासत, कहाँ है वो रियासत? अब तो लग यही रहा है कि अपने बच्चों की खातिर, अपने जेवरात की खातिर, अपनी गाड़ी के काले शीशों की खातिर, अपने प्रोटोकॉल की खातिर, अपने लिए सब कुछ करने को तैयार है। मुल्क कौम के लिए भी कुछ कीजिए, कुछ फुर्तियां दिखाइए, क्योंकि इस वक्त मुल्क की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, हम एक तरफ देखते हैं कि हमारे चाइनीज भाइयों को शहीद किया जाता है खुदकुश हमले में शांगला में, फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि बलूचिस्तान में फिर से नेवी के बेस के ऊपर हमला हुआ है, आए रोज बलूचिस्तान में हमले होते हैं, फिर हम देखते हैं कराची के अंदर स्ट्रीट क्राइम जिस तरह बढ़ रहा है, हर रोज कोई ना कोई शख्स डकैती मुजाहमत पर गोली का निशाना बन जाता है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऑल ओवर पाकिस्तान एक सीरियस कंसर्न है। सिंध के तो हाईवेज के ऊपर डाकू राज है, कोई रात को सफर करने से डरता है। जो सिंध के अंदर वाहिद छोटा सा मोटरवे बनाया है मुल्तान टू सखर, उसके ऊपर गोलियां चल रही हैं गाड़ियों के ऊपर। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब के पास जिम्मेदारियां बहुत हैं, क्योंकि वो चेयरमैन पीसीबी भी हैं। तो क्रिकेट को भी देखना है, मुल्क को कौम की सिक्योरिटी को भी देखना है, और दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे मुल्क में क्रिकेट को भी इतनी इज्जत दी जाती है जितनी हमारी सिक्योरिटी को दी जाती है। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमें सोचना होगा हम किस राह पर जा रहे हैं, क्या फैसले कर रहे हैं, क्यों हम ऐसे फैसले कर रहे हैं, अपनी खातिर या मुल्क को कौम की खातिर? क्योंकि यहां यही लग रहा है कि अपने जाती मफादात की खातिर मुल्क के वसीतर मफादात को साइड लाइन कर दिया गया है। बात करें अब नून लीग की तो बड़ी बात हो गई, पीटीआई की बात करें तो आज हम जानते हैं, आज के अखबारों में खबरें लगी हुई हैं कि पाकिस्तान की तारीख का महंगा तरीन केस साइफर केस बन गया है। वजह यह है कि वो जो ऑफिसर्स थे फॉरेन ऑफिस के, जिनके बयानात कलमबंद होने थे, जिनको मुख्तलिफ जगहों पे पोस्टिंग उनकी दुनिया में हो गई थी, उन सबको टिकटें दे के वापस बुलाया जा रहा है, बड़ा खर्चा किया जा रहा है कि आप यहाँ पर आइए, अपने बयानात कलमबंद करवाइए। जबकि हम ये भी जानते हैं कि अब IT का ज़माना है, ऑनलाइन बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन नहीं किया जा रहा ऑनलाइन, ये सोचने की ज़रूरत है। एट द सेम टाइम हम ये भी देख रहे हैं कि शेर अफजल साहब जो कि चाहते थे कि 30 तारीख को इस महीने PTI का जलसा हो, उनको इजाज़त नहीं मिली, तो अदालत का दरवाज़ा उन्होंने खटखटाया है कि उनको इजाज़त दी जाए। वो ये कहते हैं कि पंजाब में PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है। वजह यह है प्रेशर बड़ा डाला जा रहा है PTI के इस वक्त MPs के ऊपर पंजाब में, और कहा यह जा रहा है कि अगर आपने फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनाया तो फिर आपकी ये सीट गई, रिकाउंटिंग की जाएगी आपके हल्के की और आपको हरा दिया जाएगा। तो ये भी आज के प्रोग्राम में हम सवाल उठाएंगे। हम ये भी जानते हैं कि बानी PTI ने अडियाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू की और कहा है कि 9 मई के जुडिशल कमीशन बनाया जाए। ये भी कहा गया है कि काजी फाइज ईसा CCTV फुटेजेस रिकवर करवाएं, जो ये इन्फॉर्मेशन छुपा रहे हैं वो भी इस जुर्म का हिस्सा है। और ये भी कहा है कि नवाज शरीफ ने 6 लाख में तोशाखाना से मर्सिडीज गाड़ी ली, आसिफ अली जरदारी ने 3 गाड़ियाँ ली, उनके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा, हमारे खिलाफ सब कुछ हो रहा है। ये भी हम जानते हैं कि JUI फेक एक सेनेटर तलहा महमूद साहब, उन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली है। ये भी हम जानते हैं कि मुल्क की मईशत इस वक्त इस कदर खसारे में है, इस कदर खतरात से घिरी हुई है जिसकी कोई इंतहा ना हो। 5,800 अरब की तो हर साल मुल्क में टैक्स चोरी होती है। हर रोज यौमिया मुल्क में 4,000 मेट्रिक टन तेल तो ईरान से स्मगल होता है। मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ, हमारी इस मुल्क की मौजूदा अस्करी क़यादत ने आते ही कहा था ईरानी तेल की स्मगलिंग बंद की जाएगी, लेकिन बंद नहीं हुई। क्या वजह है? यकीनन बहुत सारे सवालात हैं, सियासत से जुड़े, मईशत से जुड़े, मुआशरत से जुड़े, पूछेंगे हम। हमें ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम में आगे चल के जुल्फी बुखारी साहब फ्रॉम PTI एंड PMLN से दानियाल अजीज साहब। इस ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक वजीर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, PTI के सीनियर रहनुमा हैं, आजकल मुल्क से बाहर हैं, जुल्फी बुखारी साहब। बहुत मशकूर हैं, शुक्रगुजार हैं सर, आपने अपना कीमती वक्त न्यूज़ 1 और सियासी शतरंज के लिए निकाला। जुल्फी साहब, पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मैं अपनी टीम से गुफ्तगू कर रहा था तो वो बता रहे थे कि आप भी इस वक्त सेनेट इलेक्शंस में हिस्सा लेना चाह रहे हैं, शायद डॉक्यूमेंटेशन का कोई मसला है, पेपर्स आपके शायद रिजेक्ट कर दिए गए थे, आप उन रिजेक्शंस को देख रहे हैं, क्लैरिफाई कर रहे हैं। हमें थोड़ा समझाइएगा सर, आपको लगता है कि आप अभी भी सेनेट इलेक्शंस में हिस्सा ले सकते हैं जुल्फी बुखारी साहब, और लेने वाले हैं? जी इंशाल्लाह, कोशिश तो यही है कि इफ लॉज अपहेल्ड तो मैं ले सकूंगा। पहले जो एतराज़ था और अफसोसनाक एतराज़ था RO साहब का, लाहौर के जो कमिश्नर हैं इलेक्शन कमीशन, उन्होंने बोला था कि मैं अभी तक ड्यूल नेशनल हूँ और कि मेरे पे एतराज़ ये था कि मैंने अपना पासपोर्ट सरेंडर नहीं किया, जो मैंने अब 2 साल हो गए हैं तकरीबन मैंने उसको सरेंडर किया हुआ। और फिर UK एम्बेसी से भी उसी डेट की, आई थिंक 19 मार्च का लेटर हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि लिखने के लिए कि मैं एक ड्यूल नेशनल नहीं हूँ, कि मेरे पास ब्रिटिश सिटीजनशिप नहीं है। उसके बावजूद भी यही चीज़ बार बार मेरे पे लगाना और मेरे पेपर्स रिजेक्ट करना,
उसके बाद सिग्नेचर्स पे कोई जब वो हमने साबित कर दिया, फिर सिग्नेचर्स पे ऑब्जेक्शन आ गई, वो साबित कर दिया, फिर और चीज़ पे आ गई। तो अभी हम इंशाल्लाह कल या परसों इस पे ट्राइब्यूनल 3 मेंबर बेंच पे जा रहे हैं हाई कोर्ट की, और अगर ज़रूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएँगे इंशाल्लाह। बड़ी खुशी हुई सर आपका एम्बिशन देख के। आप अभी तक ऑप्टिमिस्टिक हैं कि आप इस सिस्टम में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। सर इमरान खान साहब को जो बयान आया आज अडियाला जेल से, वो ये कहते हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए 9 मई के ऊपर। ये भी कहा कि सीसीटीवी जो फुटेजेस हैं, और ये उन्होंने काजी फाइज ईसा साहब को नाम लेते हुए कहा कि सीसीटीवी फुटेजेस रिकवर कराई जाएं, चेक किया जाए, क्योंकि अगर इंफॉर्मेशन छुपाई जाती है तो वो भी जुर्म है। ये भी कहा कि नवाज शरीफ ने 6 लाख में तोशाखाना से मर्सिडीज गाड़ी ली थी, आसिफ अली जरदारी साहब ने 3 गाड़ियां तोशाखाना से ली हैं। अब यकीनन जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है इस वक्त आज जेल से बानी पीटीआई ने, सर आपको लगता है ये कभी होगा 9 मई पर जुडिशियल कमीशन बनेगा? और अगर बन भी गया जुल्फी साहब, तो आप जानते हैं सिस्टम को मनूवर किस तरह किया जाता है, कुछ हासिल कर पाएंगे आप इस कमीशन से? देखें, इसमें 2 चीज़ें हैं सर। बात ये कि क्या हमें यकीनन हमें 9 मई के वाक़ये के डेप्थ तक और हकीकत तक पहुँचना है या नहीं? अगर नहीं पहुँचना तो आप जो मर्ज़ी कर लें, आप नहीं पहुँचेंगे। लेकिन अगर एस्टेब्लिशमेंट को, कोर्ट्स को, चीफ जस्टिस साहब को अगर 9 मई के वाक़ये के पीछे जो हक़ाइक़ हैं, हकीकत है सूरत-ए-हाल की, तो उसको अगर उसको जानना है और देखना है हकीकत को, तो आपको सीसीटीवीज़ भी निकालने होंगे, क जैसे कि खान साहब ने बोला है। आपने बाकी सारे सबूत भी देखने होंगे। आपने देखने उसके साथ जो सिचुएशंस एंड सिक्योरिटी कंसर्न जो थी कि किधर थी कोर कमांडर की सिक्योरिटी, किधर थे उनके सारे प्लेसमेंट्स, हाउ मच सिक्योरिटी डज़ अ कोर कमांडर हाउस ऑन अ एवरेज डे उनके पास होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको दलाइलें निकालनी होंगी। लेकिन अगर आपने सिर्फ ये कहना है कि जी 9 मई में पीटीआई शामिल थी, हर बंदा शामिल था, मतलब आई थिंक मुझे भी 9 मई में डाला हुआ है, ऑल्दो मैं उससे कोई 10 या 15 दिन से पहले बाहर था पाकिस्तान से। तो सोचें कि मैं भी 9 मई के अंदर हूँ। तो अगर आप ये छोटा-सा एग्ज़ाम्पल ले लें कि मैं मुल्क में भी ना हूँ, लेकिन मैं 9 मई के वाक़या के अंदर मुझे उसमें डाला हुआ है। तो दैट शोज़ कि पूरी की पूरी एक ये केस ही फ्लॉड है। इसके मतलब है कि इसके अंदर कितने बेगुनाह लोग होंगे। जब मैं आपको अपनी दलील दे रहा हूँ, मैं सिर्फ़ इसलिए नहीं दे रहा कि मैं दिखा रहा हूँ कि मैं बहुत ही बड़ा कोई बेगुनाह इंसान हूँ और बाकी मैं कुछ है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं मुल्क में नहीं था। एक तो होता है कि आपने किसी को डाला हो जो मुल्क में हो, जो मुल्क में ही ना हो। तो इसलिए जो खान साहब कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेजेस भी दिखाएँ और पूरे वाक़ये दैट वुड कवर के एग्ज़ैक्टली लोग कौन से अंदर गए हैं, कहाँ से गए हैं, उनको आइडेंटिफ़ाई करें, जो लीड करके अंदर गए हैं। तो उसमें सारी चीज़ें पानी का पानी, दूध का दूध और पानी का पानी। तो इसमें बिल्कुल हमें उम्मीद है कि चीफ जस्टिस साहब इसका खान साहब की दरख्वास्त सुनेंगे। जुल्फी साहब, आप मुल्क से बाहर हैं, आपके लीडर जेल में हैं, आपकी पार्टी की तकरीबन लीडरशिप जेल में है। अब सर आपको नहीं लगता कि आपको भी मुल्क आना चाहिए और आपको भी जेल जाना चाहिए? पाकिस्तान का ये रूल है सर कि जो सियासतदान जेल जाता है वो और ज्यादा उसका स्ट्रेचर बड़ा हो जाता है। आप क्यों नहीं अपना स्ट्रेचर बड़ा करना चाहते? जी, ज़रूर देखें, जेल जाने में तो कोई मसला नहीं है, पहले भी गया हूँ और खुद से गया हूँ जब जेल बड़ोतरीक भी थी, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। बात ये है कि जो केसेज़ हैं आप पे, आप कभी ऐसा स्टेप नहीं उठाना चाहते जहाँ आपके लीडर को कोई नुकसानदेह हो। मेरे पे कौन से केसेज़ हैं? मेरे पे एक दहशतगर्दी का केस है जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे, मेरे पे एक अल कादिर का केस है, अल कादिर का बड़ा अहम केस है खान साहब का, और मैं नहीं चाहता जेल जाना तो आसान काम है। मसला ये है कि अगर आप एयरपोर्ट पे लैंड करें और आप जेल ना जाएँ, 1-2 महीने के लिए कहीं और चले जाएँ जैसे कि शेख रशीद साहब कहते हैं चिल्ले पे, तो उसके नताइज कोई लीडर को नुकसान ना हो। हमारा पॉइंट 2 हैं, एक अपने लीडर को प्रोटेक्ट करना और एक इस वक़्त जो पाकिस्तान में पिछले 2 सालों से नाइंसाफ़ी हो रही है, ज़ुल्म हो रहा है। जो इलेक्शंस के जो मैंडेट चोरी हो रहा है, उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी में, उसको इंटरनेशनल मीडिया पे, उसको उसकी आवाज़ बुलंद करना, स्प्रेड करना एक ज़िम्मेदारी मुझे दी गई है। जुल्फी साहब, तो मैं उस पे लास्ट टाइम व्हेन यू फ़ोकस वर कर रहा ऑन हूँ। माय शो, जुल्फी साहब व्हेन यू वर लास्ट टाइम ऑन माय शो, आपने कहा था मैं पाकिस्तान आऊंगा, इलेक्शंस में हिस्सा लूंगा, फिर क्या हुआ सर? इलेक्शंस में जी मुझे हिस्सा लेना था। खान साहब की रिक्वेस्ट थी कि तुम वापस ना आओ और फ़ोकस करो इस वक़्त इलेक्शन कैंपेन्स के ऊपर कि उसके ऊपर मैंडेट के ऊपर कितनी चोरी होगी, और आप इंटरनेशनल मीडिया निकाल के देख सकते हैं उसकी कवरेज फ़रवरी 8th इलेक्शंस पे कि कितनी कवरेज दी गई थी इंटरनेशनली उस पे।
तो उसकी वजह से वापस ना आ सका। और दूसरी बात ये है कि अगर जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि वापस आने का मकसद होना चाहिए ना, मकसद अगर ये है कि आप वापस आ जाएं, अरेस्ट ना हो, अगवा हो जाएं एयरपोर्ट से, तो कौन जिम्मेदार? आप जवाब देंगे खान साहब को कि सॉरी जी मैं अरेस्ट हो गया था और अब ये स्टेट में मुझे मार मार के दिलवाई है, या मैं जिम्मेदार हूँगा? बेवकूफ़ी किसकी होगी, मेरी होगी या किसी और की होगी? बैरून मुल्क रहने का मकसद कहा जाता है कि आप वहां लॉबिंग करते हैं पावरफुल सर्कल्स में, इज दैट ट्रू सर? हवाओं का रुख बदलने में आपका भी किरदार है? देखें, एक जिम्मेदारी दी गई हुई इंटरनेशनल मीडिया की, इंटरनेशनल रिलेशंस की, तो जाहिर बात है कि हम जितना पाकिस्तान का कॉज आगे लेके जाते हैं, ये कोई लॉबिंग किसी और चीज़ की नहीं है। जैसे कि कई सोशल मीडिया ग्रुप्स पे आप देखते हैं कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान के खिलाफ या ऐसी कोई चीज़ हो। हम सिर्फ इंसाफ चाह रहे हैं, हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि फरवरी 8 को जो लोगों ने, पाकिस्तानियों ने, हम सब ने जिनके लिए वोट किया, उस वोट की तामील तामील होनी चाहिए। वो उन वोट की एग्जैक्टली उसको आप सपोर्ट करना चाहिए डेमोक्रेसी को, जो बार बार बाकी मुल्क कहते हैं। तो फरवरी 8 वाज द बिगेस्ट वायलेशन ऑफ डेमोक्रेसी। लिहाजा हमारा काम है बताना कि फरवरी 8 को पाकिस्तान के अवाम को अपना मैंडेट नहीं मिला और उससे चोरी हुआ। और इससे ज़्यादा एविडेंस भी आपको कहीं और किसी और मुल्क में नहीं मिलता जितना हमने इस वक्त गैदर किया है। और हम बाकी मुल्कों में, ऑर्गेनाइजेशंस में, फोरम्स पे इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले हफ्तों में हम लेके जाएंगे और दिखाएंगे विद एविडेंस कि पाकिस्तान में मैंडेट कैसे चोरी हुआ। जुल्फी बुखारी साहब, आपके पुराने साथी हुआ करते थे फैसल वाडा साहब, उन्होंने थोड़ा दिनों पहले एक जुमला कहा था कि पीटीआई वाले रिजर्व्ड सीट्स के ऊपर ज्यादा रोना धोना ना करें, वरना जो जीती हुई सीट्स हैं वो भी उनसे ले लेंगे। फिर हम आज देख रहे हैं कि शेर अफजल मरवत साहब ये कहते हैं कि पंजाब में पीटीआई के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है, क्योंकि उन लोगों को डराया धमकाया जा रहा है कि रिकाउंटिंग की जाएगी, आपकी जीती हुई सीट आपको हरा दी जाएगी, इसीलिए आप चुपचाप हमारी बातें माने। क्या सर आपको लगता है कि पीटीआई के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया और इन धमकियों से पीटीआई वाले डरने वाले हैं या नहीं सर? देखिए, जितने लोग हमारे साथ खड़े रहे हैं इस मुश्किल वक्त में, इस इलेक्शन में, तो उन पे शक भी करना मैं समझता हूँ नामुनासिब है। बात यह कि अगर एक फोर्ड ब्लॉक, फर्ज करें ये सियासत है, फोर्ड ब्लॉक्स बनते भी हैं, धमकियां दी भी जाती हैं, पिछले 2 सालों से दी जा रही हैं, जुल्म भी हो रहा है। और आप अगर ये समझें कि फोर्ड ब्लॉक, आई मीन इलेक्शन है, सेनेट का इलेक्शन है, ज़रूर एक फोर्ड ब्लॉक बन भी सकता है। मुझे इस चीज़ का इस वक्त यकीनन इल्म नहीं है, और अगर है भी तो मुझे उसके नंबर्स नहीं पता, और मैं बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ। लेकिन इट्स अ सेनेट इलेक्शन और कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमें सोच समझ के आगे चलना होगा। आपकी नजर में पीटीआई का मुस्तकबिल क्या है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर अमेरिका में जो बाइडेन जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप आएगा और फिर पीटीआई का मुस्तकबिल सवर जाएगा। व्हाट इज योर ओपिनियन सर? वेल, आई थिंक इट्स सैड कि हमें अपने आप को लिंक करना चाहिए कि अमेरिका में कौन सी हुकूमत आएगी या जाएगी। बात यह है कि ठीक है, कोई प्रेसिडेंट्स आते हैं जो आपके ज़्यादा करीब होते हैं, कोई आते हैं जो आपके ज़्यादा करीब नहीं होते। इसमें कोई शक नहीं है कि प्रेसिडेंट ट्रंप साहब खान साहब के बहुत ज़्यादा करीब हैं। और शायद ये जो रिजीम जो थी ये बिल्कुल नहीं थी। तो ये एक चीज़ है, लेकिन अगर हम अपनी उम्मीद बाकी मुल्कों पे रखें, तो ये तो हमारे डिग्निटी के बिल्कुल खिलाफ है। हाँ, यकीनन इसमें है कि लाइक आई सेड कि रिजीम्स चेंज होती हैं दूसरे मुल्कों में, तो आपके फेवर में भी हो सकती हैं, आपके अगेंस्ट भी हो सकती हैं। लेकिन आई थिंक जो ऑप्टिमम हमारा पीटीआई का जो फ्यूचर है कि वो हम पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की आवाम अपना फ्यूचर डिटरमिन करेंगे, अपना मुस्तकबिल डिटरमिन करेंगे, अपना लीडर, अपनी पार्टी खुद चुनेंगे। उनको इस चीज़ की इंतज़ार नहीं होनी चाहिए कि अमेरिका में या इंग्लैंड में या फ्रांस में या कहीं और कौन सी लीडरशिप आ रही है, कौन सी गवर्नमेंट आ रही है। आई थिंक ये बड़ा एक सैड स्टेटमेंट है कि जब हम समझते हैं कि हम अपनी लीडरशिप या पार्टी या अपना फ्यूचर नहीं पिक कर सकते, बाहर से जब कोई फेवरेबल आउटकम आएगी तो तब आप बनेंगे। आई थिंक इस क्वेश्चन में, इस सोच में बहुत मायूसी है। और जुल्फी साहब, कुछ लोग कह रहे हैं कि हवा का रुख ऑलरेडी तब्दील हो चुका है। खान साहब को बेल्स मिलना शुरू हो गई हैं, पीटीआई के लिए काफ़ी रिलीफ दी जा रही है, अवेलेबल की जा रही है। आपकी नज़र में कौन से ऐसे मुहर्रिकात हैं, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, या ऐसा हो ही नहीं रहा आपकी नज़र में सर? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं समझा ऐसा हो रहा है। आई थिंक एक ऐसी सिचुएशन बनाई जा रही है जहाँ आप कह सकते हैं कि इस छोटी छोटी रिलीफ्स
जो आपको मिलती हैं, आप समझते हैं कि ये एक रिलीफ है, और फिर दूसरी साइड पे काम बिल्कुल अपने तरीके से दमादम चल रहा है। बात ये है कि खान साहब को अभी तक वो जेल में है एक नामुनासिब केसेस में, जो एक बिल्कुल इरेलेवेंट है, उस पर कोई सच्चाई नहीं है। उनकी बेल जो भी कोर्ट्स में, हायर कोर्ट्स में जाएंगी तो उनको बेल्स तो मिलेंगी, क्योंकि केस कोई नहीं है। तो बेल्स मिलना कोई हैरानकुन बात नहीं है। बात यह है कि बेल्स मिलने के बावजूद भी वो जेल के अंदर अभी तक बैठे हुए हैं। हैरानकुन बात यह है कि फर्स्ट लेडी को अभी तक एक कमरे में एक मतलब एक ऐसा खाना खिलाना जो वो कभी कंप्लेन नहीं करती, फिर भी उनको इस तरीके से रखा गया हो। अ, उनको भी, खान साहब को भी, हमारे प्रेसिडेंट को भी, वाइस चेयरमैन को भी, गैर मुनाफिक केसेस में लीडरशिप आपकी सारी अंदर है। तो इसमें कौन से हमें रिलीफ मिल रही है? आई थिंक इन छोटी छोटी रिलीफ्स तो जो हम समझ रहे हैं, ये रिलीफ तो नहीं है। और जैसे आप कोर्ट्स में बढ़ते जाएंगे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आपको जाहिर बात है, वी बिलीव इन द रूल ऑफ लॉ, और हम समझते हैं कि जस्टिस विल बी सर्व। तो उसमें हमको आखिर में तो कोर्ट्स के जरिए तो हमें रिलीफ मिलनी है, लेकिन बात यह है कि कितनी देर बाद। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त आप कहीं भी से किसी के, आपको इस्लामाबाद का जलसा रिजेक्ट हो चुका है, आपके आप प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं तो हाफिज फरज साहब को उठाया जाता है, जेल के अंदर डाला जाता है। तो कौन सी हमें इस वक्त रिलीफ मिल रही है? हर चीज में हमें पाबंदी लगी हुई है। हमारी वजह से पूरे ट्विटर पाकिस्तान के अंदर बंद हुआ है। तो ये किस किस्म की आप रिलीफ है? हाँ, रिलीफ मिली है तो आहत चीमा साहब को मिली है एचएसएन कॉलेज में अपने बच्चों की फीस के पीछे, और तो कोई रिलीफ किसी को कोई नहीं मिली। सर, आज की डॉन अखबार में खबर छपी हुई है कि पाकिस्तान की तारीख का महंगा तरीन केस जो है वो आपके लीडर का साइफर केस है। बैरिस्टर सफदर का भी बयान उसमें छपा हुआ है। बहुत सारे ऐसे डिप्लोमेट्स हैं फॉरेन ऑफिस के जिनको ट्रैवल करवाया जा रहा है पाकिस्तान, उनका बयान रिकॉर्ड करने के लिए, जबकि ऑनलाइन भी लिया जा सकता है। सर, ये जो केसेस है इमरान खान के ऊपर, आपको क्या लगता है, एक तो कितना वक्त लगेगा उनको बाहर आने में, वो आएंगे भी बाहर के नहीं आएंगे? और जो बताया जा रहा है कि उनको डील्स ऑफर हो रही हैं कि वो बीमारों के अस्पताल चले जाएं, बीमारों के घर चले जाएं, बीमारों के मुल्क से बाहर चले जाएं, लेकिन वो बीमार होके नहीं दे रहे हैं, कोई डील एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। मुफाहमत की बात भी उनको नहीं समझ में आ रही है। तो आखिर कितना वक्त लगेगा खान साहब को बाहर आने में, कितना वक्त लगेगा उन्हें कोई डील एक्सेप्ट करने में, और कितना वक्त लगेगा पीटीआई का मुस्तकबिल बेहतर होने में? जुल्फी साहब, देखिए, जहाँ तक बात है कि डिप्लोमेट्स को बुलाया जा रहा है और ये सबसे महंगा केस है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, अगर आप ये कह रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसमें नहीं कर सकते। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस पे आप कर सकते हैं, इस सर्कमस्टांस पे आप नहीं कर सकते, क्योंकि टेक्नोलॉजी पे या टेलीफोन पे या जूम कॉल के ज़रिए अगर आप बैठ के उनको कह रहे हो कि यार तुमने ये कहना है, चाहे जो भी हो, ना तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, तो वो तो रिकॉर्ड हो रहा होगा सब कुछ। लिहाजा और बड़ा ज़रूरी होता है कि वो जहाज पे चढ़ के वापस आए और उनको फेस टू फेस जुल्फी बंद साहब, कमरे एक में कॉल एक पहले सेफ कर हाउस के लेंगे ना, अंदर एक कॉल बताया जाए। 15 मिनट पहले कर लेंगे कि भाई आपने ये कहना है, फिर काट देंगे, फिर वो कॉल मिलाएंगे। रास्ते तो हैं सर चोरी कॉल करने के कॉल तरीके। कॉल 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 तो रिकॉर्ड हो सकती है ना सर। यस, ये कॉल भी तो है। रिकॉर्ड हो सकती है, लेकिन लेकिन जब आप किसी F7 F6 के सेफ हाउस में बैठे हुए हो, तो वहां कोई चीज रिकॉर्ड नहीं हो सकती। तो जस्ट टू बी सेफ कि आप वही कहेंगे जो हम बोलेंगे, तो इसलिए सबको इधर उधर बुलाया जा रहा है। जहां तक खान साहब के मुस्तकबिल की बात है, वो कब रिहा होंगे, देखें, मैं वकील हूं नहीं तो मैं एग्जैक्ट डेट्स देना नहीं चाहता, लेकिन बात यह है कि मैं समझता हूँ कि जितना जल्दी एक कोर्ट से डिटर्मन होके अपर कोर्ट्स में जाए और सुप्रीम कोर्ट तक जाए, उतने जल्दी खान साहब की रिहाई होगी। जहां तक डील्स की बात है कि क्यों एनआरओ के बाहर बाहर चले जाएं या बीमारी की वजह से अस्पताल चले जाएं, इन चीज का मैं कोई सबूत या उस चीज में दे नहीं सकता, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि अगर खान साहब विलिंग थे कि मुल्क से बाहर चले जाएं हमेशा के लिए, तो जरूर उनको वो मौका दिया जाता। लेकिन उनने ना कभी वो उस मौके को अपने पास करीब आने भी दिया कि वो आप, मैं समझता हूँ कि आप उस पर नेगोशिएट भी कर सकें। उनने अपना हमेशा अपना एक्सटीरियर रखा भी ऐसे, और अपनी सोच और अपना जहन ऐसे इस चीज पे रखा है कि आप कभी वो डील उनके पास लेके भी नहीं जा सकते, किसी मुंह के साथ आप नहीं लेके जा सकते। लिहाजा मैं नहीं समझता कि उस तरीके से शायद वो डील तरीके खान साहब से बात भी की गई हो, क्योंकि उनके एक्सटीरियर बताता है कि आप ये एक नो गो एरिया उनके साथ नेगोशिएशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जुल्फी बुखारी साहब, पाकिस्तान का मुआशी सियासी मुस्तकबिल, PDM2 आने के बाद हम देख रहे हैं IMF से हमने पिछला जो लोन था, एग्रीमेंट था, वो तो कंप्लीट कर लिया। अब नए एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की तरफ हम बढ़ेंगे। अब सवाल ये है कि सर, मुल्क में महंगाई इतनी हो गई है। जुल्फी साहब, आप तो बाहर हैं सर, शायद आपको इस बात का एहसास हो या ना हो, लेकिन गरीब आदमी इस वक्त पाकिस्तान में बड़ा परेशान है।
हर महीने गैस महंगी, हर महीने बिजली महंगी, हर महीने पेट्रोल महंगा, आटा, दाल, चीनी, चावल, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो महंगी ना हो रही हो। और PDM 1 में सर हमें याद है सागदार ने कहा था डॉलर 200 से ऊपर नहीं जाएगा, 300 चला गया, LCs बंद हो गई थी, एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स पूरा मुल्क परेशान हो गया था। PDM 2 के अंदर भी सर देखा यही जा रहा है कि अब निजकारी की बात हो रही है, प्राइवेटाइजेशन, PIA को प्राइवेटाइज करेंगे, लेकिन जो हमारे टोटल कर्जे हैं ना सर वो $271 बिलियन, यानी 80,000 अरब रुपए के करीब है। और हम एक ऐसा मुल्क है जहां रोजाना की बुनियाद पे सर 3,56,00,000 का सिर्फ नुकसान हमें तेल की स्मगलिंग पे होता है, ईरानी तेल की स्मगलिंग पे, लेकिन हम ये स्मगलिंग रोकते नहीं है, हम 2 नंबरी रोकते नहीं है। टैक्स चोरी सर 5.8 ट्रिलियन रुपीस है एवरी ईयर पाकिस्तान में, पर हम उसके लिए कुछ करते नहीं है। आपको लगता है कि सर पाकिस्तान का मुआशी मुस्तकबिल, सियासी मुस्तकबिल बेहतर हो रहा है या हम इसी तरह डेस्टिन्ड टू डूम है सर? नहीं, आई थिंक देखें, क्योंकि आपने काफ़ी चीज़ें साथ की हैं, मैं जनरल एक बात करता हूँ। मुश्किल इसलिए होगा हमारे लिए क्योंकि जो इलेक्शंस को जो लेके आना था वो लेके नहीं आई। और मैं रिजल्ट की बात नहीं कर रहा, मैं बात ये कर रहा हूँ कि इलेक्शंस एक सर्टेनिटी लेके आते हैं एक एनवायरनमेंट के अंदर। चाहे आप PIA की प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो, चाहे आप एयरपोर्ट्स की कर रहे हो, चाहे आप अपना टैक्स ब्रैकेट या टैक्स का जो ब्रैकेट है स्पेक्ट्रम है उसको बढ़ाना चाहते हैं, टैक्स पेयर्स का। जो भी आप करना चाहते हैं आप तभी कर सकते हैं जब मुल्क में एक सर्टेनिटी हो और मुल्क में एक यकीन हो। और यकीन ये चीज़ की कि ये गवर्नमेंट एक 5 साल की सॉलिड और हमारी चुनी हुई गवर्नमेंट है जिसको हम लेके आए हैं, लिहाजा अगर ये मुश्किल पॉलिसीज़ लेके आ रहे हैं तो हम इसको सपोर्ट करते हैं। ये अवाम का अगर ये सोच अवाम में ना हो और ये सर्टेनिटी ना हो कि ये गवर्नमेंट कभी 5 साल चल ही नहीं सकती, और इस चीज़ पे भी ना हो जो इस वक्त पॉलिटिकल अनरेस्ट है, जब मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर जेल में है, मुल्क की सबसे पॉपुलर पार्टी दीवार के साथ लगाई जा रही है। तो इन चीज़ों ये क्रिएट करती है अनसर्टेनिटी। मैं बिल्कुल एक नॉन बायस्ड आपको व्यू दे रहा हूँ, ये नहीं क्योंकि मैं PTI का हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चाहे ये हमारे साथ हो रहा होता या अगर हम ना होते और हमारी पार्टी का नाम कुछ और होता, ये मुल्क के अंदर एक नेचुरल अनसर्टेनिटी है जो आप जब प्राइवेटाइजेशन भी आप करना चाहें, जो बहुत अहम है मैं समझता हूँ इस वक्त, वो नहीं हो सकता जब तक एक सर्टेन किस्म का एनवायरनमेंट क्रिएट ना हो। अगर आप ये अभी इस वक्त प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएंगे तो आप कैसे जाएंगे? आप डंडा लेके बाकी मुल्कों के पास जाएंगे और बोलेंगे प्लीज जी, प्लीज आप इन्वेस्ट कर दें, किसी सॉवरेन फंड को कह देंगे, किसी ब्रदरली मुल्क को कह देंगे कि आप आके इस पे इन्वेस्ट करें। एक नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ प्राइवेटाइजेशन या नेचुरल बिड्स आ रही हो, कॉम्पिटिटिव बिड्स आ रही हो, वो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई भी इन्वेस्ट करना नहीं चाहता। रेमिटेंसेस आपकी राइट गिर गई जुल्फी हैं साहब। क्योंकि सिवाय नेसेसरी पैसों के और कोई पैसे भेज नहीं रहा। तो जब आपके अपने पैसे नहीं भेज रहे इस वक्त, तो बाहर के मुल्क के पैसे आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस सिचुएशन में और इस एनवायरनमेंट में? थैंक यू सो वेरी मच जुल्फी बुखारी साहब, आपने कीमती वक्त हमारे लिए निकाला प्रोग्राम में। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे दानियाल अजीज साहब, इसलिए आप कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। गुफ्तगू करेंगे हम, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दानियाल अजीज साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान के बड़े सीनियर सियासतदानों में से एक हैं। दानियाल साहब अस्सलाम वालेकुम सर, बेहद मशकूर शुक्रगुजार हूं कि आप मुझे सुन सकते हैं क्लियरली सर? जी बहुत मेहरबानी प्रोग्राम सर बुलाने का। सर मैं क्या ये कह सकता हूं दानियाल साहब कि आप आज भी मुस्लिम लीग नून के हैं या फिर आपने अलविदा कह दिया नून को कंप्लीटली सर? नहीं, अलविदा क्या, नून ने तो मेरे साथ इतनी ज्यादती की जिसकी हद कोई नहीं है। यानी सियासी बातें तो अलहदा है, लेकिन मेरी बीवी को अरेस्ट करवा देना, मेरे बच्चे को अरेस्ट करवा देना, ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है। बहरहाल वो तो हो गया जो कुछ होना था। अब आइंदा की बात ये है कि अनफॉर्चुनेटली मुझे अब ये पूरा यकीन है, क्योंकि मैं सबको जानता हूँ कि ये जो हमारी 3 सियासी जमातें हैं पाकिस्तान में, पिछले 20 बरस में सिर्फ ये हुआ है कि एक बारी लगाने वाली जमात का इजाफा हो गया है, बाकी हल की तरफ हम नहीं बढ़ रहे। और अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ता है कि हमारे सियासी बरादरी के पास जो अभी 3 जमातें हैं, इनके पास कोई हल है भी नहीं। और अफसोस से इसका नतीजा जो है और खमियाजा जो है वो हमारी मिडिल क्लास और हमारी गरीब आवाम भुगत रही है, पूरा पाकिस्तान भुगत महंगाई रहा की है। शक्ल में, महंगाई की शक्ल में, बेरोजगारी की शक्ल में। राइट और सर। पिछले 10-15 बरस में 20 बरस में ये हुआ है
कि अमीर जो है वो अमीर तरीन हो गया गरीब गरीब और तर। उसको तो उसको कोई दानियाल फर्क ही नहीं साहब, पड़ता। दानियाल साहब, और आज नवाज शरीफ साहब का जो स्टेटमेंट चल रहा है वो कहते हैं कि नून को अपनी सियासी मीरास हासिल करनी होगी। किसने छीन ली नून से उसकी सियासी मीरास दानियाल साहब? नून से सियासी मिरास जी, जो ये माशाल्लाह ये नखट्टू और नलायक और नाअहल इन्होंने लोग भर्ती किए हुए हैं, इनकी वजह से ये सारा कुछ नून के साथ हो रहा है। और अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि इनका जो तर्ज सियासत है ये हिस्सा माजी का किस्सा बन चुका है। और रेवड़ियाँ बांटने वाली सियासत जो है वो पाकिस्तान में उनका खात्मा हो गया, क्योंकि पाकिस्तान के पास रेवड़ियों के लिए पैसे ही नहीं रहे। और सूबों में अभी थोड़े से पैसे बाकी हैं NFC अवार्ड की वजह से, और वो भी इस बेदरेग अंदाज से हम उड़ा रहे हैं कि जिसका इंतहा कोई नहीं। जो अहम मसले हैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल के, जो इस वक्त अगर आप उनमें इन्वेस्ट करेंगे, जिसमें स्कूल से बाहर बच्चे हैं, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट है, हमारी जुडिशल कैपेसिटी है, गवर्नेंस है, हमारा टैक्सेशन स्ट्रक्चर है, उसमें तो आप कोई बात नहीं सुनेंगे। बस ये सुनेंगे कि जी आज किसी ने सोलर पैनल बांट दिए और आज किसी ने थैले आटे के बांट दिए। लोग अब इतने बेवकूफ़ नहीं रहे। लोग एक पुख्ता और देरपा हल चाहते हैं, जिसमें इनको पता है, लोगों को अब समझ आ गई है कि रोटी जो है वो खुद कमा के खानी है। लेकिन हमारी जो हक हलाल की कमाई है वो जहर की तरह उसकी हड्डियां चाटी जा रही है महंगाई की तरफ से। जो कुव्वत खरीद है, अगर आज से 4-5 बरस पहले 100 रुपए की होती थी, वो अब 30 रुपए होके रह गई है। तो उसमें गुजारा होना मुश्किल है और महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रहा। अफसोस की बात यह है कि इस वक्त भी पाकिस्तान में 30% औसतन महंगाई है, इस साल भी। जी हाँ। और ये महंगाई जो है इसके बारे में मुझे आपको आपके नाजरीन को ये बताना है, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, मेरी तमाम डिग्रियाँ जो है वो इकोनॉमिक्स में माशाल्लाह। है। 20 साल से मैं पाकिस्तान की मईशत पढ़ रहा हूँ। वो पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में महंगाई होती नहीं है, महंगाई की जाती है। ये पॉलिसियों का नतीजा होता है। फिर और इकोनॉमिक अगर की हिटमैन्स, जा रही है तो फिर इकोनॉमिक हिटमैन सर। नहीं, अगर अगर की जा रही है तो कोई ना कोई इससे मुस्तफीद हो रहा है। ठीक। हिटमैन नहीं जी, हिटमैन तो बाहर से गए थे ना। वो जो किताब का आप बात करें, इधर तुम्हारे अपने ही नहीं बाज आ रहे। अपने ही। और ये मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में IMF के साथ जब पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या स्टेट बैंक मुआहदा करती है, और ये पिछले तमाम मुआहदों में ये बात शामिल है, उनको ये बताती है कि हम महंगाई को कंट्रोल करने के लिए शरह सूद बढ़ाएंगे। और जब अवाम की बात आती है तो कहते हैं कि जी हम ये मुनाफाखोरी और ज़गीरा अंदोरी की वजह से हो रहे हैं, और हम छापे मार के और ये निर्खनामे लगा के और सस्ते बाजार लगा के आपको महंगाई खत्म करके देंगे, करके देंगे। तो ये दोगलापन क्यों? यानी अगर ये IMF को कहते हैं कि हम मुनाफाखोरी और ज़खीरा अंदोज़ी रोक के तो महंगाई कम करेंगे, तो वो तो हंसेंगे इन पे। क्योंकि असल में जो ये महंगाई और रोकने के लिए जो छापे मारते हैं, इससे जो इंस्पेक्टर होता है वो उस वक्त तो कार्रवाई कर जाता है। ठीक। उस बेचारे गरीब रेडी वाले को जब आप जेल में डालते हैं, जब वो वकील की फीस देता है, वो 2 दिन जेल में रहता है, रेडी नहीं लगाता, तो उसको लाख रुपए का नुकसान हो जाता है, वो फीसें भर भर के। तो वो उसके बाद तो इंस्पेक्टर तो 24 घंटे सर पे नहीं खड़ा रहता, तो वो फिर आने वाले गाहकों से फिर वो पूरा करता है। तो एक्चुअली ये साबित हो चुका है कि ये जो अंदाज है छापे मारने का और लोगों को गिरफ्तार करने का और ये प्राइस हाइक का, ये हमारे दिल को तूफों को अच्छा लगता हो, क्योंकि हम वैसे ही समझते हैं कि बाजार जो है ये ठीक नहीं है, ये तोल नहीं ठीक करते, मिलावट करते हैं, ये अच्छे नहीं है। बाजारी जो लफ्ज है इसका एक कॉनोटेशन है हिस्टोरिकल, और उसकी वजह से हम समझते हैं कि ये बड़ा कमाल हो रहा है। लेकिन दर हकीकत ये महंगाई में और इजाफा कर रहा होता है, और उस बात को छुपाने में कामयाब होता है कि जो शरह सूद आपने बढ़ानी है वो आप ना बढ़ाएं। शरह सूद अगर बढ़ता है तो जिन जिन लोगों ने लोन लिए हुए हैं, जिसमें ये सारे बड़े बड़े सरबराहान है पार्टियों के, इनके जी। सारे कारोबार कर्जे में चलते हैं, उनको किस्त बढ़ जाती है। तो इनके अपने मुफादात लिपटे हुए हैं इस बात में, ठीक सर। इसलिए वो इसकी बात नहीं करते। मैंने तो सर IMF के सामने तो मैं IMF के सामने तो इनको सच बोलना पड़ता है। ठीक सर, मैंने मईशत से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल तैयार किए थे। मैं चाह रहा था पहले सियासी सवाल हो जाएं सर, फिर मईशत पे आऊं। एक दो सियासी सवाल आपसे पूछने हैं। आज सर हम देख रहे हैं कि हनीफ अब्बासी भी ख्वाजा आसिफ के खिलाफ बोलने लग गए हैं। वो फरमाते हैं मौलाना और हमारी पार्टी का एक बंदा बाजवा साहब पर तनकीद कर रहे हैं। पहले कहते थे बाजवा साहब ने व्हाट्सएप के जरिए इलेक्शन जितवाया, उस वक्त अच्छे थे, आज बुरे लग रहे हैं। फिर हम देखते हैं शायद खाकान अब्बासी साहब फौरन से मैदान में आते हैं, कहते हैं कि बाजवा साहब और फैज साहब ने कुछ नहीं किया, अगर कुछ किया है तो सबूत सामने लेकर आइए। तो लग कुछ रहा है कि
पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं? ख्वाजा आसिफ ने भी पहले कहा कि हम बाजवा साहब को, फैज साहब को, इमरान खान को असेंबली में लेकर आएंगे तहरीक के जरिए, फिर वो मुकर का यू टर्न ले लिया। हो क्या रहा है पार्टी के अंदर? कितनी टूट फूट का शिकार है नून लीग अंदर से, दानियाल साहब? कितने अफसोस की बात है, अगर आप मुझे ये खबर बताते हैं कि इन लोगों की इस बात पे तलख कलामी हो गई है या बहस हो गई है कि पाकिस्तान में जो 566 अरब रुपए वापडा के चोरी हो रहे हैं इस साल, उसको रोकने के लिए कोई एक तरकीब बता रहा था हल की, और दूसरा कह रहा था कि नहीं इसकी ये तरकीब है इसके हल की, लेकिन ये तो बहस ही नहीं हो रही। लोगों को बिजली के बिलों ने जिबा कर दिया, तबाह कर दिया, शिकस्तों रेख्त कर दिया, और यहाँ पर हम ये रंग रलियां देख रहे हैं कि एक दूसरे पे उंगलियां उठा रहे हैं। ये क्यों नहीं तवज्जो देते इस बात पे? और ये मैं आपको बता दूं कि इनके पास किसी किस्म का कोई प्लान नहीं है, ना ये टैक्स कलेक्ट होना जो आजकल आप बड़ी बातें सुन रहे हैं कि टैक्स नेट बढ़ा रहे हैं, और ना ये 566 अरब रुपए जो वापडा के बिजली का चोरी का, मैं टेक्निकल लॉसेस की बात नहीं कर रहा, मैं लाइन लॉसेस की बात नहीं कर रहा, ये खुद हुकूमत मानी है कि 560 अरब 66 अरब रुपया जो है वो चोरी का हो रहा है। और ये होल ऑफ गवर्नमेंट और के जी पुलिस भी और पटवारी हजरात भी, रेवेन्यू स्टाफ भी, सारे जो है ये बिजली चोरी रोकेंगे। और इन्होंने सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीने में कैंपेन चला के सिर्फ 46 बिलियन रुपीस इकट्ठे किए, और फिर कह दिया कि जी सर्दियां आ गई, अब तो बड़ा कामयाब हो गया प्रोग्राम, अब सर्दियों में तो चोरी होती नहीं है। तो वो जो अभी 3 महीने रह गए इस साल में, तो ये वो 46 अरब पे मुतमिन हो गए हैं। आपको अंदाजा है कि 500 अरब रुपए कितनी रकम होती है, और हर घर का जो बिल है वो कितना कम होना था अगर ये 500 अरब ये हासिल कर लेते हैं? तो ये क्यों नहीं हो सके? अगर ये कह रहे हैं होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है और पूरी की पूरी गवर्नमेंट फेल हो गई है, तो फिर इससे आगे क्या है हमारे पास पाकिस्तान में? तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली इनके पास सलीका ही नहीं है, इनका मुतालिया ही नहीं है। ये जमातें जो हैं ये रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट चलाते हैं दर हकीकत टेक्निकल साइड पे। किसी के पास जैसे कि ये अरबाब शहजाद साहब थे, वो हैं, किसी के पास सलमान फरूकी है, किसी के पास जो है वो अहद चीमा है या सईद मेहदी है। और ये लोग समझते हैं कि ये जो जो सियासी लोग हैं, जो प्रोफेशनल हैं, जो टेक्निकल हैं, जो इलेक्टेबल है, उनको तो करीब नहीं आने देते, क्योंकि बुनियादी तौर पर ये अंधों में काने राजी हैं। इनको तो बुजदार चाहिए या अपने खानदान का कोई फर्क दानियाल चाहिए। साहब, लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूं, आपने बड़ा अच्छी तरीके से समझा दिया कि सिचुएशन कितनी सीरियस है, फिर भी सर हमारे नेशनल न्यूज में क्या चल रहा होता है कि आहद चीमा अपने बच्चों की स्कूल फीस माफ करवाने गए और वो जी झगड़ा हो गया, प्रिंसिपल जी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पहले कहते हैं कि जी प्रिंसिपल की तहकीकात होगी, कैसे इसकी 40 लाख रुपए तनख्वाह है। थोड़ी देर के बाद वो जी कहते हैं माजरत कर लेते हैं, प्रिंसिपल से कहते हैं अपना इस्तीफा वापस ले लो, 28 दिन की छुट्टी पे चले जाओ। फिर आज हम देखते हैं कि उस्मा कारदार साहिबा की स्विमिंग करते हुए जेवरात चोरी हो जाते हैं, पुलिस फुर्तियां दिखाती है, क्लब की सारी खवातीन को पकड़ लेती है। फिर हम देखते हैं कि PMLN का एक MP है, उसको पुलिस वाला रोकता है, हुजूर कि आपके शीशे काले हैं, और वो चढ़ दौड़ते हैं उस पुलिस वाले के ऊपर, वीडियो वायरल हो गई है, माफी मंगवाते हैं कि माफी मांगो, हिम्मत कैसे हुई तुम्हें मेरी गाड़ी रोकने की। हमारे नेशनल न्यूज में ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून के जो पर्सनल मैटर्स हैं वो चल रहे हैं और कौमी मैटर्स तेल लेने गए। तो सवाल मेरा यह है कि ये हुक्मरान अपनी खिदमत करने आए हैं या मुल्क को कौम की? दानियाल साहब, ये वो रवैये है और ये वो कल्चर है जिसने पाकिस्तान की जड़ें चाट मारी है। पाकिस्तान की जो एक खूबसूरत शक्ल होती है, उसके मुंह पे जो काला धब्बा है, वो ये कल्चर लेके आता है, जिसमें अकराबा परवरी और मुख्तलिफ किस्म के जो है ना अपने लिए महारात हासिल करना और अलग से ट्रीटमेंट करवाना। कितनी अच्छी बात होती है अगर आहद चीमा साहब इस बात पे लड़ लेते कि पूरे पाकिस्तान के बच्चों की फीस जो है कम होनी बिल्कुल चाहिए, सही, और उसका बिल्कुल ये सही। तरीका और उसका ये तरीकाकार है। लेकिन हम ये सुनने में नहीं आएगा। और मैं आपको कह रहा हूँ कि इनके पास हल ही कोई नहीं है। ये ब्यूरोक्रेसी जो है और ये रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स जो है, ये स्टेटस को की अलामत है। यहाँ पर हमें एक अंदाज जो है वो ऐसा चाहिए जो कि पाकिस्तान में हल की तरफ हमें लेके जाए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बात नहीं है कि किसी के पास हल नहीं है। ये जब तक इंसेंटिव्स अप्रोच नहीं अपनाएंगे, ये महज एडमिनिस्ट्रेटिव सख्ती से ये मामला हल नहीं होगा। इनका मुतालिया ही नहीं है। जो मैं बात कर रहा हूँ इसकी एक गहराई है। ये 1484 से लेके आज तक मैंने स्टडी की है कि अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम जो है और इंसेंटिव्स का निज़ाम जो है, ये बड़े सगीर में किस तरह से इस्तेमाल हुआ और क्या क्या कामयाबियां हुई, क्या नुकसान हुए। ये तो 1786 का नाम ही नहीं ले सकते। इनको पता ही नहीं है कि क्या हुआ है इस मुल्क में। इसमें ये अदारे जो चल रहे हैं, ये किसने बनाए और कैसे चले और किस तरह ये बड़े फूले, इनके एवोल्यूशन कैसी हुई है, इनका मुतालिया ही नहीं है। और आप हैरान होंगे, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके साथ मैंने बात की है और वो दंग के दंग रह जाते हैं।
समझ ही नहीं आती उनको, क्योंकि लोगों ने इसके ऊपर हासिल ही नहीं किया अबूर। और मेरा तो काम ही ये है, मैं पिछले 20 बरस से इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ और पाकिस्तान की मईशत पढ़ रहा हूँ, और मैं आपको ये बात बता रहा हूँ बड़े वसूख से, और ये आपके सामने एक दिन दिहाड़े की मिसाल है। ये 566 अरब रुपए क्यों नहीं जमा हो सके अगर चोरी के हैं? कहाँ गए वो सारे महकमे? इन्होंने कहा कि होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, इसका मतलब है कि इन्होंने एडी का चोटी का जोर लगा लिया अपने तरीकेकार से, जितनी इनकी समझ सूझबूझ थी, और ये फेल हो गए। लेकिन इनको शर्म तो नहीं आएगी? दानियाल साहब, ये सोचेंगे तो नहीं दानियाल साहब, आज की अखबार में कुछ चीजें लिखी हुई आपके सामने रख रहा हूं सर। वो कहते हैं सालाना मुल्क में 5,800 अरब की टैक्स चोरी है। वो कहते हैं कि जो सरकारी अफसरान की तनख्वाहें और पेंशन है वो कर्जों पे दी जा रही है। रोजाना की बुनियाद पर 4,000 मैट्रिक टन तेल ईरान से आता है। मईशत कैसे खड़ी होगी दानियाल साहब? ये बिल्कुल खड़ी हो जाएगी जी, लेकिन इसमें अप्रोच का फुकदान है। और ये मैं आपको बता दूं, अप्रोच क्यों नहीं बदल पा रहे? क्योंकि हमारी इंतजामिया में जो इंतजामिया की अपनी सियासत है, वो पाकिस्तान की अवाम से की सियासत से ताकतवर है। इसीलिए तो 40 साल से आपने प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट बनाई है, और एक चीज आप प्राइवेटाइज करने के लिए तैयार नहीं है। इसी और वो 40 साल का जो खमियाजा है वो जमा जब होता है, जब लावा फटता है, फिर आप भागे जाते हैं IMF के लिए के पास कि जी आए हमें हमारा डायपर चेंज करें, और जब भुगतना पड़ता है तो फिर आप IMF को बुरा भला कहते हैं। IMF तो बुरा भला नहीं है, आप ना जाएं IMF के पास। आप असल में जाते हैं इसलिए क्योंकि आपने तबाही मचाई होती है। PIA प्राइवेटाइज हो जाएगी सर? PIA प्राइवेटाइज हो जाएगी सर? उसकी वजह सिंपली ये है कि जितने भी पाकिस्तान में अदारे हैं जो फॉर सेल हैं, जिनको प्राइवेटाइज करना है आपने, उसके सारे के सारे जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं वो मगरबी मतलब वेस्टर्न दुनिया के हैं। कोई स्विस बैंक है, कोई सिटी बैंक है, कोई इस तरह के महकमे हैं, और जो गाहक है वो सारे चीनी हैं। इसलिए ये नहीं होगा। एंड एट द सेम टाइम दानियाल साहब, हम देख रहे हैं कि मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिटोरिएट हो रही है। आज भी हम देख रहे हैं खुदकुश हमला हुआ है, हमारे 5 चीनी भाइयों को शहीद किया गया है। आज भी हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में तुर्बत में नेवी की बेस के ऊपर दहशतगर्दों ने हमला किया, फोर्सेस ने बर्वक कार्रवाई की, 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। बट एवरी डे, हर रोज ये खबरें आ रही हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम सर इस हद तक बढ़ गया है जिसकी कोई इंतहा ना हो। मोटरसाइकिल की आवाज सुन के लोग भागना शुरू हो जाते हैं। आखिर अगर मुल्क में माशी बदहाली होगी, क्राइम बढ़ेगा, और फिर सर अफगानिस्तान से भी क्राइम बढ़ रहा है, इंडिया की तरफ से भी क्राइम बढ़ रहा है, ईरान की तरफ से भी क्राइम बढ़ रहा है। कैसे कंट्रोल करेंगे दानियाल साहब इस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को, ये सोचते हुए कि हमारा होम मिनिस्टर PCB का चेयरमैन भी है सर? जिनकी जिम्मेदारी है ये चीजें रोकने के लिए, अगर वो सारे के सारे किसी और काम के ऊपर लगे रहें दिन रात, तो फिर जाहिर बात है इस चीज के ऊपर तो तवज्जो नहीं दे पाएंगे ना। तो अफसोस से मुझे ये कहना पड़ता है कि हर अदारे को अपना काम करना चाहिए, ना कि वो किसी और काम पे लगा रहे। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया दानियाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त के लिए। यकीनन आखिर में मैं यही कहूँगा कि बहुत ज़रूरी है इस वक्त जिस दौर से पाकिस्तान गुजर रहा है, सियासी, मुआशी, माशरती तौर पे, अगर आज भी हुक्मरानों ने होश के नाखून न लिए तो पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलात का सामना आने वाले वक्त में करना पड़ेगा। जिस तरह दानियाल अजीज़ साहब ने कहा, रईस रईस तर, गरीब गरीब तर, लेकिन गरीब तर 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 होते हुए इतना गरीब हो चुका है कि अगली जो उसका स्टेज है वो मौत है। और अगर किसी को अपनी मौत नज़र आ रही होगी तो फिर यकीनन वो सोचेगा मरते मरते मैं कुछ ऐसा कर जाऊँ कि लोग मुझे याद रखें, लेकिन कुछ ऐसा ना कर जाए वो कि जिससे हम हमेशा अफसोस करें कि काश हमने सही वक्त पे फैसले किए होते तो आज स्टेज पर पाकिस्तान ना खड़ा होता, पाकिस्तानियों का ये हाल ना होता। मुझे याद दीजिए, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।